तो चलिए बेटा आप न्यूक्लियस की बात करते हैं। देखो बेटा न्यूक्लियस की बात करेंगे तो आपको ऑलरेडी आपने न्यूक्लियस के बारे में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले लेक्चर में न्यूक्लियस को पूरा खोल के रखा था और फिर वो सारे पार्टिकल्स की बात की थी, लेकिन आज हम वहां नहीं जाएंगे। आज हमारा कंसर्न सिर्फ बेटा ये है कि न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल पार्टिकल्स क्या है। अगर न्यूक्लियस की बात करी जाए बेटा तो न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप्स ऑफ स्टेबल पार्टिकल्स है। एक इस पार्टिकल सुनाओ शाबाश, प्रोटॉन, और दूसरे का नाम क्या है? इन दोनों को इकट्ठे क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियॉन्स। क्या तमाम और आपको ये पता होनी चाहिए द मास ऑफ द प्रोटॉन बेटा इट इज इक्वल टू 1.67 into 10 raised power minus 27 kgs. Similarly beta mass of the neutrons beta it is again equal to 1.67 into 10 raised power minus 27 kgs. शादी तो आपको लग रहा होगा कि ये दोनों स्टेबल पार्टिकल्स, समझना मेरी बात। आपको लग रहा है मास ऑफ प्रोटॉन should nearly क्या मास ऑफ शुरब आसान, मगर जिगर आज की वर्ड थे यार मास ऑफ प्रोटॉन जो है इट इज 1.007825 छठी AMU, और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है बेटा इट इज 1.008665 AMU। तो कहीं ना कहीं पर हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन हाँ कंपैरेबल के एतबार से देयर नियरली इक्वल, मगर रियलिटी में मास ऑफ न्यूट्रॉन ही ज्यादा है किससे? प्रोटॉन के मास। आपको याद, क्योंकि AMU स्केल पे ये फर्क इंपॉर्टेंट होगी। हाँ इस स्केल पे नजर नहीं आ रही, बात समझ रहा है? दोनों को सेम वैल्यू लिखा जाता है, लेकिन क्या स्केल बर्ड अच्छुन पेवा ये फर्क क्या है, मगर ये तो इंपॉर्टेंट इसलिए थोन याद न्यूट्रॉन छु थोड़ा सा गोबी पहमत 1.008665 ठीक है 7825 छु प्रोटॉन, ठीक है। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट। अच्छा इसके बाद अब हमें इस न्यूक्लियस के इंफॉर्मेशन लेनी है। अच्छा न्यूक्लियस से कम चीज रिलेटेड, तो पहला पैरामीटर जो हम बेटा न्यूक्लियस का आज पढ़ने वाले हैं दैट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। क्या साइज बोले तो वॉल्यूम, साइज मतलब रेडियस है ना। तो साइज की बात करेंगे तो अपना सिंपल सा कंसेप्ट है यार, कितने प्रोटॉन्स होंगे कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, आपको तो पता है उसको बेटा मास नंबर कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ए से मास नंबर। कितने प्रोटॉन्स होंगे उसकी वजह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, ये आपको देता है एटॉमिक नंबर शादिवान कितना। तो ये दो चीजें जो है बेटा मास नंबर एटॉमिक नंबर ये वारिया ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एटमस कर एक एटम को रिकॉग्नाइज करना है तो यही दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो देखिए बेटा साइज की बात करें तो साइज का कंसेप्ट ये है कि साइज मींस वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम ज्यादा तब होगा जब आपका बेटा मास नंबर ज्यादा होगा। क्या ऐसा है कि वॉल्यूम ज्यादा मतलब मास नंबर ज्यादा, बच्चे ज्यादा अंदर न्यूक्लियन अंदर ज्यादा है, सीधी सी बात है आपका वॉल्यूम ज्यादा होगा। बच्चे कम है तो कमरा भी छोटा ही होगा ना, कि ईदगाह में बहना हो। अच्छा which implies तला मेहमान nucleus has been treated as sphere तेलुगु दास में वॉल्यूम 4/3 pi r cube, हाँ it is directly proportional to mass number, which implies beta r cube is directly proportional to 3a by 4 pi, ठीक है, which implies beta r is directly proportional to 3 by 4 pi raised power 1 by 3 a raised power 1 by 3, clear cha, which implies beta r is equal to some say constant k 3 by 4 pi raised power 1 by 3 a raised power 1 by 3 plus which k is not constant 3 by 4 pi का क्यूब रूट वो भी क्या है, तो ये सारा बेटा कांस्टेंट ही है। you are seeing that beta the radius of the nucleus is equal to some constant times a raised power 1 by 3, so this is the general equation for the radius। मास नंबर ज्यादा सी बात है, रेडियस भी ज्यादा, and this constant beta this constant are not it is not definite, it is not definite, इसका वैल्यू जो है बेटा it varies from 1.1 to 1.5 फर्मी सिखाया है आपको परसों 10 raised power minus 15 meters सिखाया था ना। तो कभी कुछ किताब 1.1 लिखती है 1.2 लिखती है तो आपको दिमाग में रखना 1.1 से लेकर 1.5 तक होता है, ठीक है। तो जरा एक बेटा ग्राफ डाल दो, शो मी हाउ विल द ग्राफ बी रेडियस log of r versus beta log of a।
चला बोलिए, शाबाश। तुम कॉपी करो तब तक ग्राफ भी सोचो, करो कॉपी, शाबाश। Where is the dust as well? I used it. तुम करना वीडियो से कॉपी, चलो आगे ग्राफ ही डालते हैं। लेट गए, लेट गए, 10 ही मिनट रह गए। सरफेस केमिस्ट्री खत्म नहीं हुआ? तो आज अगर कुछ क्या ग्राफ किस किस का डालना है? हाँ एग्जैक्टली, इट विल बी स्ट्रेट। अगर वॉल्यूम ऑफ मास नंबर का डाला जाए, शाबाश। इसको देखो पहले, इसको हमें चाहिए एक साइड से लॉग, तो लगा लो लॉग, ये आएगा लॉग आर इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर नॉट प्लस 1/3 टाइम्स लॉग ऑफ ए। यही है ना? ये लॉग अप्लाई करो, एम एन की वजह से टूट जाएगा और फिर 1/3 नीचे आएगा, तो यही तो आएगा। तो एक साइड से दिस इज y, दिस इज x, तो दिस विल बी स्लोप, इंटरसेप्ट। सो यस द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, इसकी स्लोप कितनी होगी? तो सीधी सी बात है, मास नंबर बढ़ता है, रेडियस भी बढ़ता है, साइज भी बढ़ता है, लीनियरली ऑन लॉगरिथमिक स्केल, लीनियरली ऑन। मगर ये जो क्यूब रूट, ये समझो, अगर r और a का ग्राफ डालना होगा ना, तो r पे बच्चा क्यूब आ जाएगा, सिमेट्रिक होगा a एक्सिस में, मगर क्यूबिक पैराबोला होगा। अगर ना r और a का डालना, एक सेकंड समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। r और a का, तो क्यूब करो दोनों साइड से, r क्यूब आएगा ना, और यहां से आएगा a, पावर किस पे? बचा कौन फिर? सिमेट्रिक होगा a पे, होगा क्यूबिक पैराबोला। क्यूबिक पैराबोला इस तरह से होता है, मतलब उसको 3 बार r एक्सिस को टच करना है, एक बार, 2 बार, और फिर सपोज ऐसे कुछ ऐसे हो, ठीक है, मतलब बड़ा तेज। r तो फिर नेगेटिव नहीं हो सकता, ऊपर वाला पोर्शन में लेना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, ओके। वॉल्यूम और एरिया, मास नंबर का, वॉल्यूम और मास नंबर का, अरे सीधी सी बात है, शायद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, so it will be a straight line। ठीक है, इसका स्लोप कितना होगा? यहां से भी निकाल सकते हो। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 के साथ मल्टीप्लाई किया, पर कैसे कर 8 की पावर r नॉट डिवाइड फाइनली यहां पर स्लोप। ठीक है, क्लियर? अच्छा, गॉट पैरामीटर, साइज में कोई गड़बड़ तो नहीं? नेक्स्ट बेटा डेंसिटी। तो बेटा डेंसिटी की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी? हाँ शाबाश। अगर न्यूक्लियस की डेंसिटी की बात की जाए बेटा, यहां पर भी वही होगा, डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास, हाँ, पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास की अगर बात की जाए, मास ऑफ न्यूक्लियस, सो बेटा मास ऑफ वन न्यूक्लियन मल्टीप्लाइड बाय ऐसे कि ना, मास ऑफ वन न्यूक्लियन मल्टीप्लाइड बाय मास नंबर, क्योंकि मास नंबर की वजह से आपको मिल जाते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल n, ना टोटल मास डिवाइडेड बाय मतलब वॉल्यूम का बराबर का है न्यूक्लियस का 4/3, हाँ, पाई रेडियस का क्यूब। तो देखो बेटा ये आएगा 3ma अपॉन 4 पाई। अभी बताया आपने रेडियस जो है इट इज इक्वल टू r नॉट a रेज़ पर 1/3 को क्या करना है आपको? क्यूब, क्यूबिक, हाँ, r नॉट क्यूब a, बस इतना ही आएगा।
ए एंड ए विल, अब देखो जबरदस्त चीज है, डेंसिटी को ए से फर्क ही नहीं पड़ता, कितना आ रहा है 3m, हाँ डिवाइड बाय क्या 4 पाई r नॉट क्यूब, दिस इज द डेंसिटी। 3 is a constant, mass of one nucleon 1.67 10 raised by minus 27 दे सकते हो, 4 पाई r नॉट भी अभी कुछ भी तो है तो लेकिन कांस्टेंट ही, so the value comes out to 2 point something 1 into 10 raised by 17 kgs per meter cube। This is a तूफानिश डेंसिटी, न्यूक्लियर मटेरियल इतना डेंस है कि इसका ऑर्डर 10 रेज़ पर 17, समझो, एंड इट इज इंडिपेंडेंट, न्यूक्लियस हो आयरन का, न्यूक्लियस हो हाइड्रोजन का, मास और में डिपेंड ही कर रहा है, हमेशा न्यूक्लियर मटेरियल की डेंसिटी 10 रेज़ पर 17 ही होती, ठीक है या ठीक है, डेंसिटी बेटा इसकी इतनी है, या ये 10 रेज़ पर 17 न्यूक्लियस की डेंसिटी, न्यूक्लियर मटेरियल इतना डेंस है कि एक साइड से आप न्यूक्लियर मटेरियल रखें, हाँ किसी कप में, और एक साइड से आप 3 हाथियों को भी रखें, वजन सेम, डेंस न्यूक्लियर मटेरियल, लेकिन दुनिया की जो सबसे डेंसिएस्ट स्टेट है बेटा, दैट इज द न्यूट्रॉन स्टेट, बिकॉज़ व्हेन द स्टार्स डाई, ये नोवाज में तब्दील होते हैं, इनमें एक स्टेट आता है न्यूट्रॉन स्टेट। दबा न्यूट्रॉन स्टेट अगर से पैनस में रखें, पूरी दुनिया आ जाए इसको उठा नहीं पाएगी, इतना डेंस है न्यूट्रॉन स्टेट, बात समझ रहे? अब आप अंदाजा लगा पाए 10 रेज़ पर 17 kg पर मीटर क्यूब, मतलब 100 लीटर शामिल 1000 लीटर्स, एक साइड से पानी रखेंगे 100 लीटर, या एक साइड से हम दूध रखेंगे 100 लीटर, हाँ लीटर 100 लीटर, घर ना सर टैंकी 5 लीटर 5 लीटर मानो जबरदस्त टैंक है ना 100 लीटर, तो रखना न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल आज मास 10 रेज़ पर 17 kgs, मजाक नहीं, वजन देख रहे कितना ज्यादा है, ठीक है, थोड़ा समझो न्यूक्लियर मटेरियल सोरी कायनात। इंशाल्लाह कल बेटा हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे, लेकिन आपका होमवर्क लिखो पहले, होमवर्क जल्दी। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोडायफर्स क्या होते हैं, छठी आइसोमर्स क्या होते हैं, मिरर न्यूक्लियाई क्या होते हैं, ठीक है, आइसोडायफर्स काम है, मिरर न्यूक्लियर काम है, आइसोटोन्स भी काम, ये सब जितनी भी कॉम्बिनेशंस आपको मिलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं, ये सब कॉम्बिनेशंस बेटा आप प्लीज कल पढ़ के आएंगे, ठीक है। पहले बेटा हेडिंग दे दो बाइंडिंग एनर्जी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस बेटा, इट इज द बाइंडिंग एनर्जी। नाउ व्हाट इज दिस बाइंडिंग एनर्जी, नाउ सी बेटा, एक बैलेंस लाई गई और उस बैलेंस पे बेटा एक साइड से आइसोलेटेड न्यूक्लियर पार्टिकल्स डाले गए और दूसरे साइड से बेटा एक न्यूक्लियस डाला गया, जिस न्यूक्लियस की बनावट उतने ही आइसोलेटेड पार्टिकल्स से थी जो आइसोलेटेड पार्टिकल्स हमने यहां से डाले। कहने का मतलब ये कि हमने एक साइड से बेटा अलग से 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स डाले अलग अलग, ये म्हणजे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, रॉचेस्टर दे आर स्टेबल पार्टिकल्स, ये अलग अलग एग्जिस्ट कर सकते हैं, बात समझ रहा है कि नहीं। लेकिन बेटा हमने एक साइड से एक न्यूक्लियस डाला जिस न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। तो अगर मैं तुझसे सवाल करूं इन 2 चीजों में से कौन सी चीज भारी है, कौन सी चीज हल्की है, तो आप क्या बताओगे? अकल क्या बना, शाबाश, अकल से बना इक्वल हो सकते हैं। हाँ ये भी हो सकता है कि अकल बोलेगी कि न्यूक्लियस बने होती है मास ज्यादा, जैसे आपका बिस्किट का एक पैकेट होता है, बिस्किट का पैकेट अंदर वाले बिस्किट्स को अलग कर दो, बिखेर दो, उनका वजन करते हैं, ये ना इंडिविजुअल, लेकिन पछु बिस्किट पैकेट ताती करो वजन, वजन का थे ज्यादा बिस्किट के पैकेट को चढ़ेगा ना, क्योंकि उसको आप समझोगे कि हर किंच पैकेट पैकेट उसमें ऑलरेडी थे तेम से कैसे। मगर जब बेटा ये वाली चीज देखी गई, we were astonished to see that the mass of the isolated particles and the mass of the nucleus were related such that the mass of isolated was more,
ये अलग अलग अत वजन ज्यादा मगर ये रले इन नुकसान गसान वजन कम यह बढ़ मगर यमो कर गलत नफर से चूज उसकी वजह से वजन कम हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं? आइसोलेटेड पार्टिकल्स का वजन क्या है और फिर वही न्यूक्लियस जो उतने ही आइसोलेटेड पार्टिकल से बना है बेटा उस न्यूक्लियस का वजन कम है। तो लोग बड़े परेशान हो गए क्योंकि वजन है गो कुत लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड हाउ कैन यू डिस्ट्रॉय मैटर क्योंकि यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एन एटम। तो हाउ इज दिस आपने पढ़ा ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिस्ट्री में। तो मास अगर या रोज उसमें युते रोज मगर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस यू आर सीइंग दैट बेटा देयर इज सम मास व्हिच इज बीइंग लॉस्ट and that mass which is being lost beta it is called as mass defect कैसे बना and it is represented with delta m and delta m is equal to shabash mass of isolated minus the mass of the nucleus Za मतलब एक ऐसा न्यूक्लियस जिसमें Z प्रोटॉन्स है और A माइनस Z न्यूट्रॉन्स है। बात समझ रहे हैं? तो मसला ये था कि ठीक मास डिफेक्ट था मगर ये क्या इशू ये बात देखो सीधी सी बात है बेटा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस अभी तक यहां पर अगर देखा तो आपका प्रोटॉन और आपका प्रोटॉन इनसे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर कोई भी ताकत नहीं है जो इनको पकड़ सकते। तो ये अपने आप को बैलेंस करेंगे एज पर द रिपल्शंस इनमें आपस में रिपल्शन है ये करंट बैलेंस ये एडजस्ट हो जाएंगे उस पर और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रह जाएंगे। लेकिन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस यू आर सीइंग दैट बेटा आपने इस कन्फाइंड स्पेस में दो ऑपोजिट नेचर वाली चीजों को रख दिया तो इसके लिए खर्चा लगेगा ना। ये रिलेशनशिप छन वायरस टाइम रोजान क्या इसकी प्रोटॉन ते प्रोटॉन क्या करन पान ये करन ना रिपल्स इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट दैट रिपल्शन सम एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड जो इसको बंद करके रखी। अदरवाइज न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स है दिन ना रिपल्शंस की वजह से दूर चले जाएंगे। लेकिन बेटा हमने जब न्यूक्लियस बनाया हम देखते हैं न्यूक्लियस स्टेबल चुनास तो न्यूक्लियस अगर स्टेबल है तो बताओ कि वो स्टेबिलिटी उसको कहां से मिल रही है। ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन एक ही जगह में कन्फाइंड किस तरह से है। ठीक है तो इस चीज की एक्सप्लेनेशन बेटा सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी। तो दरअसल जो मास डिफेक्ट ये मास डिफेक्ट जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस। ये डेल्टा m जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू energy as per the mass energy equivalence क्या है E is equal to delta mc square यानी कि जो आपका लॉस्ट वेट है मास है वो दरअसल तब्दील हो जाता है एनर्जी में और इसी एनर्जी को आप बेटा क्या कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। इट इज दिस एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट द रिपल्शंस बिटवीन द प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। वो ये कन्यादान है ये कोई सैक्रिफाइस है जो न्यूक्लियस कर रहा है तब जाकर बेटा आपका न्यूक्लियस जो है स्टेबल रह पा रहा है। अदरवाइज अंदर किंच रिपल्सिव फोर्सेस तो कुस्ताम फोर्स गछ आसन कुस्ताम एनर्जी गछ आसन यस आथै रटित यस एनर्जी छ तथ छ वनान क्या बाइंडिंग एनर्जी और वो आती कहां से दरअसल वो एनर्जी आती है मास डिफेक्ट से और ये मास डिफेक्ट जो है इट इज द मास लॉस्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस। क्लियर छा यानी कि इन जनरल बेटा अगर यहां पर z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और a माइनस z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है तो बताओ मास ऑफ आइसोलेटेड पार्टिकल्स कितना होगा शाबाश बताओ डेल्टा m कैन बी रिटन एज हां बेटा मास ऑफ आइसोलेटेड सुगुना z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a minus z times mass of neutron वन आइसोलेटेड इस आइसोलेटेड में से बेटा निकाल देंगे मास ऑफ द न्यूक्लियस। बात समझ आई वो मास डिफेक्ट और यही मास डिफेक्ट तब्दील हो जाता है इनटू एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द बाइंडिंग एनर्जी। बात समझ रहे हो कि नहीं? सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस सम मास इज लॉस्ट कॉल्ड एज and that energy that mass is actually converted into binding energy and this is the energy which is released is the energy which is तो मुझे एक बात बताओ अब अगर इसी न्यूक्लियस को तोड़ना है इसी न्यूक्लियस को ये फटा पाना अब जितना एनर्जी दी यस एनर्जी बकार लगी ताकि एक स्टेबल न्यूक्लियस फुट रहा हो दैट एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। बात समझने की कोशिश कर
आपको एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ सम लॉस ऑफ द मास व्हिच गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक, ब्याह गो टू बाहर से कितनी, अब ये बना है ना न्यूक्लियस, अब इस न्यूक्लियस को तोड़ना है, इन प्रोटॉन्स को अलग करना, इन न्यूट्रॉन्स को अलग करना, सच दैट देयर इज नो फोर्स या देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। आपने इनको इतना दूर कर दिया अब कि आपस में अब इनको न्यूक्लियस नहीं कह सकते। अब एक प्रोटॉन दूसरे पे असर तोड़कर इतना दूर लेना, तो उसके लिए भी कुछ एनर्जी लगेगी ना, जो एनर्जी तब लगेगी दैट इज आल्सो कॉल्ड एज क्या, बाइंडिंग एनर्जी। सवाल, अगर बेटा बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हुई, न्यूक्लियस छा स्टेबल कि अनस्टेबल? स्टेबल छु ना, अनस्टेबल कितना छु, समझने की कोशिश करो। बाइंडिंग एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, यानी कि अगर आप न्यूक्लियस स्टेबल छु, आपने ज्यादा एनर्जी फुट रहा हो ना, तो ये खर्चा किया है ना इसने बहुत ज्यादा बनने के वक्त, जब तू मकान पे बहुत ज्यादा खर्चा करता है, ऑब्वियसली बात है, तू अपने मकान पे प्राइड लेता है ना कि हाँ मैं बनूंगी, वो सारा खर्चा जो है उसकी वजह से अब ये चीज हुआ है, तो वो तो स्टेबल चीज होती है। अगर तुमने कम ही पैसा मकान पे लगाया हो तो मतलब एक बंदा साइकिल लाएगा, एक बंदा टूटी हुई साइकिल लाएगा, ठीक है, दो में से स्टेबल कौन है? जिसने ज्यादा खर्चा किया है ना, ए छुना क्या घूमी छुना बेचारा डर हमेशा रोजा टूटे हुए को। तो वही बात है, आपने जब न्यूक्लियस बनाया ज्यादा खर्चा देकर, अब आप उस पर प्राइड लेंगे ना कि न्यूक्लियस बड़ा स्टेबल होना चाहिए, इसने एनर्जी लूज की। अब देखो ना क्यों, एनर्जी जितना ज्यादा लूज हो जाएगी, समझो स्टेबिलिटी क्या है, एनर्जी वजह से मिनिमाइज। व्हाट इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ स्टेबिलिटी? डेथ, चलो डेथ। यानी कि न्यूक्लियस जब बनता है एनर्जी रिलीज करके, वो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करता है, खत्म, और जितनी ज्यादा एनर्जी आपकी खत्म हो रही उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आप लोगे ना, बात समझ रहा है। सो एक तरीका तो वो है फॉर्मेशन के एतबार से स्टेबिलिटी एक्सप्लेन है। दूसरा सिंपल है, आपको न्यूक्लियस है, आपको इसको तोड़ना है, तोड़ना ही नहीं सिर्फ आपको इसको इतना दूर करना है न्यूक्लियॉन्स कि आपस में उन न्यूक्लियॉन्स को इंटरेक्शन, तो जितनी ज्यादा एनर्जी इसको लगेगी उतना ज्यादा ये न्यूक्लियस स्टेबल। क्लियर? अच्छा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बेटा अगर बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। क्लियर? अच्छा कि ना, कौन सी प्रॉब्लम स्टेबिलिटी से, कौन सी प्रॉब्लम बाइंडिंग एनर्जी समझना। सो दिमाग क्या कह रहा है, कह रहा था या तो बराबर होना चाहिए या ये ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हम एस्टॉनिश हो गए थे बेटा क्योंकि मास ऑफ आइसोलेटेड क्या था, ज्यादा। और जो लॉस ऑफ मास है, दिस इज कॉल्ड एज mass defect, which gets converted into energy as per the mass energy equivalence given by Einstein, and the energy is called as the binding energy. Clear? अच्छा, कर लिखो सेम लिखो पागा लिखो। During the formation of the nucleus, during the formation of the nucleus, some mass, during the formation of the nucleus, some mass is lost, some mass is lost and is called as mass defect. During the formation of the nucleus, some mass is and is called as shabash, full stop. This mass gets converted, this mass gets converted into energy as per, this mass gets converted into energy as per shabash, as per the mass energy equivalence, as per the mass energy equivalence. ठीक है, full stop. This is because during the formation of the nucleus, this is because during the formation of the nucleus, the protonic repulsions need to be incorporated. है कि नहीं? This is because during the formation of the nucleus, the protonic need to be incorporated.
need to be incorporated, ठीक है, and thus energy is released in the form of binding energy. क्लियर? अच्छा, समझ गए कि नहीं? तो बाइंडिंग एनर्जी का ये वाला तरीका समझ आ गया। दूसरा तरीका लिखो, और बाइंडिंग एनर्जी में ऑल्सो बी डिफाइंड, और बाइंडिंग एनर्जी में ऑल्सो बी डिफाइंड as the energy required, binding energy may also be defined as the energy required to break a nucleus into isolated nucleons, to break a nucleus into isolated क्या, such that no interaction operates between them. Clear? अच्छा, अगला point, binding energy gives the idea of the stability of the nucleus. Binding energy gives the idea of the stability of the nucleus. Clear? अच्छा, higher binding energy, more stability. Clear? अच्छा, चलिए बेटा देखते हैं ये कोई थ्री नजर। देखो बेटा, अब हमें तो कंफर्म हो गया कि जब भी मास में डिफेक्ट होगा, ठीक है, वो एनर्जी में तब्दील होगा। आज मानो इफ डेल्टा एम इज इक्वल टू हाफ एम, एक एम डिफेक्ट अगर हो गया तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो देखो। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है बेटा कितनी होगी, 1 इंटू एमसी स्क्वायर में डेल्टा एमसी स्क्वायर। डेल्टा एम के बदले में क्या लिख रहा हूं, 1 एमयू, मगर 1 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं इनटू केजी, सो ना 1.67 इंटू 10 रेज पर माइनस 27 इंटू सी स्क्वायर को ना 3 इंटू 10 रेज पर 8 स्क्वायर, हुआ कि नहीं? So that will be equal to बेटा 1.67 into 10 raised power minus 27 into 9 into 10 raised power 16 मगर जूल्स। ठीक है, मैं कन्वर्जेंस कर रहा हूं, नजर रखना वो क्या कर, इसको मैं तब्दील कर सकता हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसके? हाँ, 1.67 into 9 into 10 raised power minus 27 plus 16 डिवाइडेड बाय, मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है बेटा, अभी किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अगर मैं इसको इधर ही 10 रेज पर 6 से भी डिवाइड कर दूं, किससे? तो मैंने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या बना कितना, तो ऐसा कि थोड़ा कैलकुलेशन करें, 1.67 into 9 डिवाइडेड बाय 1.602, जरा ये कोई करके तो ये 9.38 और इनटू 10 रेज पर, ये है -27 प्लस 16, ये ऊपर खसेगा तो प्लस 19, ये भी ऊपर खसेगा तो -6, यही होगा। तो बताओ ये कितना कितना है, 9 पॉइंट, ये बोला ना कुछ 9.38, 1.67 into 9 divided by 1.602, 382 into 10 रेज पर, तला नजर था मुझे जिगरा, प्लस 16 माइनस 6 को ना 10 थे 19 को ना 29 minus 27, 2, so it is 10 raised to 2, so effectively beta it is 938.2 mega electron volts। आख एम अगर डिफरेंस करा, आख कितना एनर्जी जनरेट होता है, 938.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन जनरल बेटा आज के बाद याद रखोगे, एंट्रेंस में आएगा 2 एमयू डिफेक्ट हुआ, 2.5 कुछ भी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन ये नहीं इस्तेमाल करोगे आप बाइंडिंग एनर्जी इक्वल डेल्टा एमसी स्क्वायर, फिर कन्वर्जेंस करोगे नहीं। व्हाट यू विल डू बेटा, यू रिमेंबर द एक्सप्रेशन दैट बाइंडिंग एनर्जी जो है, बाइंडिंग एनर्जी दैट इज इक्वल टू 938 पॉइंट क्या है 2 इंटू डेल्टा एम, मगर आंसर किस में आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। ठीक है, अब डेल्टा एम किस में दोगे,
हाँ ये करो ना कन्वर्ट, हमने एक एमयू को किया ना कन्वर्ट करके है ना, लेकिन अब हम लगा रहे ना यहाँ पर ये, अब हम सी स्क्वायर लेंगे। एक एमयू के बाद कितना, 2 के बाद कितना, 3 के बाद मल्टीप्लाई, सो यहाँ पर ये एमयूज में ही लेंगे ना, गलत कर, ठीक छा करो ठीक। So this is about binding energy. पगा पर इंशाल्लाह binding energy पर न्यूक्लियॉन। अच्छा हाँ ठीक।